अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तथ्यों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज के ब्लॉग में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी हैं और बहुत बुरी बुरी खबरें भी हैं। तो ऐसी खबरें भी हैं जो आपको चौंका देंगी और ऐसी खबरें भी हैं जो आपको खुश कर देंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। चलिए जी, आज के ब्लॉग की पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों ने बहुत बार ये खबरें सुनी होंगी कि बैंक के अंदर डकैती हो गई, बैंक के अंदर ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब की बार बैंक की डकैती में उनका अपना मैनेजर जो है वो मुलव्वस पाया गया। उसने किस तरीके से डकैती की, हालांकि वो जानता था कि जगह जगह कैमराज लगे हुए हैं और किस तरह से वो कैमरे की आंख से बच नहीं सकता। फाइनली वो पकड़ा भी गया है, गिरफ्तार भी हो गया है। ये पूरी तफसीलात मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ। आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि एक बाबा, बूढ़ा आदमी, वो एक बहुत बड़ी बैंक, एक डकैती नहीं कई डकैतियों में मुलव्वस पाया गया था। वो कैसे? कि वो करता कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ रैकी करता था। वो सिर्फ डाकुओं को बताता था कि कौन सा बंदा आया है और अभी अभी रकम लेके निकला है, और उसकी गाड़ी का नंबर बता देता था। और ये जो मुअम्मा है ये बड़े अरसे तक सॉल्व नहीं हुआ। पुलिस बड़ी परेशान थी कि डाकुओं को इतनी सही खबर कैसे पता लग जाती है। बाद में बैंक की कई कई घंटे की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वो देखी गई, तो पता ये चला कि जनाब डेली बेसिस पे वहाँ पे बाबा बैठा होता था। तो वहाँ से पुलिस को शक हुआ कि ये बाबा डेली बैंक के अंदर क्या कर रहा होता है। तो फिर उसके बाद जब उस बाबे को पकड़ा गया तो पता चला कि बाबा जी साहब जो हैं वो बेसिकली, आप देखेंगे तो आपको एक बारेश इंसान, एक बुजुर्ग इंसान नजर आएगा। शक्ल से इतना, वो कहते हैं ना शक्ल मोमना तो करतूत काफिरा, वो वाला हिसाब था। तो बहरहाल अब की बार जनाब, आपको पता है कि मैनेजर के पास तो कोई भी आएगा, पैसे निकलवाएगा, रखेगा, उसके पास तो वैसे ही सबकी डिटेल होगी। तो ये जो वाकया पेश आया बेसिकली कराची के अंदर पेश आया है। एटीएम मशीन से 53,70,000 रुपये चोरी किए हैं। ऑपरेशन मैनेजर जो है वो अपने साथी समेत इसमें गिरफ्तार भी हो गया है। मुलजमान से 29,74,000 रुपये अब तक बरामद कर लिए गए हैं और बाकी रकम के लिए मुख्तलिफ मकामात पे छापे भी मारे जा रहे हैं। यानी कि 53 में से सिर्फ अभी 29 लाख उसने वापस किए हैं। ये कराची की आराम बाग पुलिस है, उसने निजी बैंक की एटीएम मशीन से जनाब ये पैसे जो हैं चोरी होने का मुअम्मा सिर्फ 24 घंटे के अंदर सॉल्व किया है। और इसमें जो मुलव्विस पाया गया है वो इनका अपना बैंक का मैनेजर था। इसको इसके साथी समेत गिरफ्तार करके इन्होंने रकम जो है वो बरामद करवाई है। और एसएचओ आराम बाग इंस्पेक्टर शाह फैसल के मुताबिक उन्होंने बताया कि जनाब इलाके में वाकई जो बैंक था उसके एटीएम से ये चोरी हुई 7 अगस्त की दरमियानी रात को। और वहाँ पे जब इतने पैसे चोरी होने की इत्तला मौसूल हुई थी तो इस पर पुलिस ने तकनीकी बुनियादों के ऊपर ह्यूमन इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से तफ्तीश शुरू की। उनका कहना था कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैंक के ऑपरेशन मैनेजर अरसलान साजिद खलील, इसका नाम था, इसको गिरफ्तार किया। और इसने ना पूरी कार्रवाई प्रॉपर तरीके से डाली थी। इसको पता था कि पुलिस कैसे कैसे नहीं पकड़ सकती है, लेकिन उसके बावजूद इसकी मशकूक हरकतों की वजह से पुलिस ने इसको पकड़ा और फिर इसने अपनी चोरी का एतराफ़ किया। और इसने बताया कि इसका दोस्त है जी, जिसका नाम है जी रेहान जाकिर रहमान, उसके साथ मिलकर इसने चोरी की थी। पुलिस ने बताया कि शनाख्त छुपाने के लिए इस बंदे ने जनाब क्या किया, बुर्का पहना, जबकि इसके साथी रेहान ने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ था। लेकिन वो पकड़ा इस तरह से गया कि वो बार बार अपनी उन आंखों से जो है ना वो कैमरे की तरफ देखता था। तो समझ लें कि वहाँ से आधा मुअम्मा जो है वो हल हो गया था। मुलजिम रेहान जो है उसने एटीएम में नस्ब कैमरे में च्विंगम लगाई थी और उसके बाद उसने वारदात की वीडियो रिकॉर्ड ना करने की वजह से ये च्विंगम लगा के कोशिश की थी कि फुटेजेस जो है वो ना मिल सकें। और बहरहाल जो सीसीटीवी फुटेजेस थी, जो जब वो सारी बात है कि एटीएम से बाहर निकला और जो बाकी की फुटेजेस थी उनसे वो पकड़ा गया। ख़ासतौर पर वो जो उसकी टिम टिम करती हुई आंखें थीं वो वहाँ से पकड़ा गया। और बैंक की चाबियां जो हैं वो भी इस बैंक मैनेजर के पास होती थी। इसका फ़ायदा उठाते हुए मुलजमान ने एटीएम से रकम भी निकाली और वारदात के बाद अरसलान ने चोरी की गई रकम जो है वो अपने साथी रेहान के पास रखवा दी। इसके बाद जो मुलजमान है फिर उन्होंने जनाब निशानदही पर ये जो पैसे हैं ये अभी तक इतने वसूल किए 29 लाख के करीब, और बाकी के पैसे जो हैं वो अभी रहते हैं। अच्छा, इसी तरह का कराची ही में एक वाक़या पेश आया है इंतहाई अफसोसनाक। और मैं कहती हूँ कि ईधी साहब जो हैं, ईधी की जो वैन है उसे डाकुओं ने लूटा है। मुझे आज भी ईधी साहब का एक इंटरव्यू याद है जिसमें उन्होंने बताया था कि एक मर्तबा डाकू जो है वो उनको लूटने के लिए आए और वो बाइक पे थे, उनके पास पैसों से भरा हुआ बैग था। लेकिन जब डाकुओं को ये पता चला कि वो ईधी हैं
अब्दुलसत्तार ईदी हैं, तो डाकुओं ने उनको वापस जाने दिया था। कभी आज तक पाकिस्तान में उनको किसी डाकू ने, किसी ने उनको लूटा नहीं। हालांकि कराची में जगह जगह इस तरह की वारदातें होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो वक्त आ गया है कि ईदी को भी लूट लिया गया। कराची में ईदी होम पर डकैती की वारदात हुई। डाकू जो है वो 65 लाख रुपए लूट के फरार हुए और तहकीकात जो हैं वो अभी तक जारी हैं। कराची का इलाका है जी सहराब गोट, वहाँ पे बेसिकली ये जो डकैती के वाक़यात हैं ये हुए हैं। 4 मुसल्लह डाकू जो हैं वो आए और उन्होंने जो ईदी के मुलाजमीन हैं उनसे 65 लाख रुपए लूटे और फ़रार हो गए। और उसके बाद जो तर्जुमान है ईदी फाउंडेशन की, उन्होंने बताया कि रकम जो है वो बैंक से निकाल कर ईदी होम में लाई गई थी। डाकू जो है वह रकम का ताकुब करते हुए पीछे पीछे आए और उन्होंने बताया कि तनख्वाहों की अदायगी का दिन था। तमाम वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको तनख्वाहें देनी थी और अफसोस के साथ ये वाक़या जो है ये पेश आ गया। ईदी फाउंडेशन ने ये शुबा भी ज़ाहिर किया है कि वारदात में कोई मौजूदा या साबिक मुलाजिम भी शामिल हो सकता है, मुलविस हो सकता है। तहकीकात हो रही हैं, लेट्स सी कि अब इसका क्या हल निकलता है। एक और मज़े की खबर है। अगली मेन खबर पर जाने से पहले ये खबर भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। भाई एक बात तो डन है कि जो कोई पीटीआई का सपोर्टर है वो भी गालियाँ खाता है और वो गालियाँ देता है, और जो उनका जेन्युइन सपोर्टर है उसको भी गालियाँ पड़ती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप इकरारुल हसन की देख लें। इकरारुल हसन बड़े किसी वक्त में जो है वो इमरान खान के डाई हार्ड फ़ैन भी हुआ करते थे। आजकल तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक़ तो हर किसी को होता है, लेकिन आजकल वो भी गालियाँ खा रहे हैं। तो अब खैर इकरारुल हसन की तो चैप्टर ही अलग है ना, वो तो वैसे भी गालियाँ खाते रहते हैं। लेकिन आप सोचें कि पीटीआई वाले समीना पाशा को गालियां दे रहे हैं। अब आप हैरान होंगे, आप कहेंगे समीना पाशा को क्यों गालियां दे रहे हैं? समीना पाशा उर्फ स्ट्रॉबेरी के नाम से मशहूर हैं। अच्छा वैसे मैं ख़वातीन के नाम इस तरह के रखने, लेकिन ये उनका नाम है, ये उनका एक मजाक है। आपको याद है ना कि मौजूदा गवर्नमेंट में वो बार बार तनकीद करती थी कि स्ट्रॉबेरी के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, तो इसलिए उनका नाम जो है ना स्ट्रॉबेरी रख दिया गया था, क्योंकि इमरान खान के दौर की महंगाई तो शायद उनको कभी नज़र नहीं आती थी। इमरान खान के पीछे उन्होंने चैनल के ऊपर बैठ के अपनी नौकरी जो है वो दाव पे लगवा दी, लेकिन उसके बावजूद देखें कि पीटीआई वाले उनको गालियां दे रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही है, वो खुद कह रही हैं। उन्होंने एक ट्वीट क्या लिखा कि पीटीआई के लोग मेरी किरदार कुशी करेंगे, ये तो पता था, अंदाज़ा भी था, शायद ये उस वक्त हो जब ये इक़्तिदार में आएंगे, चलो जल्दी हो गया। उनका कहने का मतलब यह है कि उनको गालियां पड़ रही हैं। वो समझती थी कि शायद इक़्तिदार में आके जब इमरान खान दोबारा आएंगे, जो कि उनको लगता है कि इक़्तिदार में आएंगे, मुझे नहीं लगता कि कभी आएंगे, लेकिन वो कह रही हैं कि मुझे हैरानी इस बात की है कि अभी से ही गालियां पड़ना शुरू हो गई। उन्होंने कहा इमरान रियाज जिसने पीटीआई के लिए इतनी मार खाई थी उस तक को नहीं बख्शा गया, तो फिर जो है वो इनको कैसे बख्शा जाता? तो ये मैं नहीं कह रही, ये समीना पाशा कह रही हैं। और इकरारुल हसन से लेके शेर अफजल मरवत तक हमने सबको गालियां खाते हुए देखा है। और इस पे मुझे जो है ना वो कामरान शाहिद की एक बात बड़ी याद आती है। कामरान शाहिद जो हैं वो क्या कहा करते थे पीटीआई के सपोर्टर्स के बारे में, हैव अ लुक। आपको सोशल मीडिया किसी को छोड़ता ही नहीं है, वो अपने बाप को नहीं छोड़ते अगर वो इमरान खान के ऊपर सवाल उठा लें। तो सोशल मीडिया के जो आपके बंदे बैठे हुए हैं वो अपनी माँ और बाप को ना छोड़े। अगर उनकी माँ ये कह देना कि इमरान खान ने आज शायद ये बात जरा सी गलत की, अपनी माँ को ना छोड़े। ऐसी ट्रेनिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बदतमीज कौम आपने प्रोड्यूस कर दी है सोशल मीडिया पे, उस पर आप फख्र करते हैं, उसको आप आजादी कहते हैं। अब 2 चीज़ें मैंने आपको बतानी है, क्योंकि जब भी हमारे मुआशरे में कोई फहाशी फैलती है, कोई टिकटॉकर वायरल हो जाता है, उसको तो फौरी तौर पे हमारे मॉर्निंग शोज़ भी बुला लेते हैं। और कोई भी कंट्रोवर्शियल हो जाती है पर्सनालिटी तो उसको भी टेलीविज़न शोज़ में बुला लिया जाता है। लेकिन जब कोई टॉप करता है, कोई पढ़ाई में आगे जाता है, कोई अच्छा होता है, उसको हमारे चैनल्स नहीं पूछते भाई, और ना वो वायरल होता है। तो मेरा तो फ़र्ज़ है कि अगर मैं बेहयाई और फहाशी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ तो फिर मैं जो चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, जो हमारे मुल्क की अच्छी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो ये स्क्रीन के ऊपर देखें, क्या प्राउड मोमेंट है जनाब। ये आपको एक सिख लड़का नज़र आ रहा है, इसके साथ इसके वालिद हैं, और ये बेसिकली इंडिया से नहीं है, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट है, और इसने 98% मार्क्स लिए हैं। और किस सब्जेक्ट में लिए हैं वो सुन के तो आपका दिल जो है ना वो खुश हो जाएगा। तर्जुमातुल कुरान के अंदर इसने 98% मार्क्स लिए हैं। इसका नाम है जी ओनकर सिंह, और ये इसने 2nd पोजीशन लिया है लाहौर बोर्ड में। और आप अंदाज़ा करें कि कुरान पाक के तर्जुमे में उसके 98% मार्क्स आए हैं। उसकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उसके ऊपर मैं कहती हूँ कि भाई जितनी उसको दाद देनी बनती है ना,
وہ بھی کم ہوگی جتنی اس کی داد بنتی ہے. یعنی اتنا زبردست طریقے سے اس نے پرفارم کیا ماشاءاللہ سے. اس کے علاوہ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک اور شخص نظر آ رہا ہے. یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے دونوں رائٹ اینڈ لیفٹ میں آپ کو 2 لڑکیاں نظر آ رہی ہیں اور یہ دونوں لڑکیاں اس کی بیٹیاں ہیں. اور اس شخص کی یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے ٹاپ کیا ہے. لاہور ٹریفک پولیس وارڈن ہے جناب یہ, اور ان کی ٹوین ڈاٹرز ہیں, دونوں جڑواں بیٹیاں ہیں. اور ان دونوں نے جناب کیا کیا ہے, یہ جو 2 بیٹیاں ہیں ان دونوں نے جو مارکس لیے ہیں نا وہ ذرا سنیے گا. سکورز ہیں جی ان کے آئیڈینٹیکل ریکارڈ ہے ان کا, 1183 نمبر آئے ہیں 1200 میں سے. اور یہ میٹرک کے ایگزامز میں دونوں نے مارکس لیے ہیں. سوچیں کہ دونوں ماشاءاللہ سے اتنی لائک فائک بیٹیاں, دونوں جڑواں, دونوں ایک باپ کا, ایک کتنا سوچیں کہ فخر سے سر بلند ہو گیا ہوگا. اور دونوں ہی ماشاءاللہ سے جب کوئی آفیسر بنیں گی تو وہ اپنے باپ کے لیے کتنا ایک پراؤڈ مومنٹ ہوگا. تو یہ جو آئے روز ننگی پھنگی بازیاں آپ کو نظر آتی ہیں نا ٹک ٹاک پہ, وہ ہماری ہیروز نہیں ہیں, یہ ہماری ہیروز ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کو دیکھنے کے بجائے ہمارا معاشرہ دوسری طرف جا کے بگاڑ کا شکار ہے. اور اس میں سب سے بڑا ہمارا مین اسٹریم میڈیا بھی اس میں شامل ہے. سوشل میڈیا کے انہی لوگوں کو اٹھا کے ٹی آر پی کی خاطر اپنے شوز میں بٹھاتے ہیں یہ لوگ, اور پھر ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے نہ کہ ان لوگوں کو. اچھا, یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہے, پاکستانی امیروں کو لوٹنے والا بازیگر, اس کو ایک نام دیا گیا. یہ نیوز آئی اور میرے لیے بڑی حیران کن تھی. بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے افسران کو اس نے لوٹا ہے اور ان سے 26 ارب روپیہ اس نے ہتھیا لیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام افسران جو ہیں وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکتے. اب آپ حیران ہوں گے کہ اس نے ایسا کون سا طریقہ جو ہے وہ اپنایا ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے اس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے شادی کی, اور اس کی شادی میں بڑے بڑے بیوروکریٹس, بڑے بڑے افسران جو ہیں انہوں نے شرکت کی, جس کی وجہ سے یہ بڑا مشہور ہو گیا. ہوتا کیا تھا کہ یہ بڑے بڑے لوگوں تک رسائی کرتا تھا اور ان کو لالچ دیتا تھا کہ میں آپ کو پرتگال کی جو شہریت ہے وہ دلواؤں گا, آپ کو وہاں پہ جانے کے لیے پراپرٹی خریدنی پڑے گی اور آپ مجھے اتنے کروڑ اور اتنے ارب روپے دیں گے تو میں آپ کو وہاں پہ سیٹل کروا دوں گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں نا یہ ہمیشہ پاکستان سے جب اپنا پیسہ لے کے بھاگتے ہیں تو ان کو ایسے ہی کسی ملک یا جزیرے کی شہریت کی ضرورت پڑتی ہے. یہ شخص ان سے پیسے لے کے لوٹتا رہا, پھر اپنی شادی میں اس نے ان کو بلایا, انہوں نے اچھے خاصے بھاری بھاری لفافے بھی دیے, اور بعد میں اس شخص نے ان کو یہ سب کہہ کر ٹال دیا کہ جناب وہ سارا پیسہ ڈوب گیا ہے, پرتگال نے تو انکار کر دیا ہے. جس کے بعد وہ جو بڑے بڑے افسران ہیں نا وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کر پا رہے, کیونکہ وہ کیسے اپنے منہ سے بتائیں کہ ہمارے پاس کتنی بلیک منی تھی جو ہم نے اس کو دی اور ہم نے اس سے جو ہے وہ ایک دوہری شہریت لینے کی کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ یہ شخص جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اتنی دولت کہاں سے آئی وہ لوگ نہیں بتا پائیں گے, جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے, جس کی وجہ سے ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا جسے کہتے ہیں نا فراڈیوں میں ہونہار شخص نکلا ہے جس نے افسران کو لوٹا ہے اور اس طریقے سے لوٹا ہے. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے خلاف واقعی کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ پکڑا پھر بھی جائے گا. اس کے خلاف اگر ڈائریکٹ کارروائی نہیں بھی ہوتی تو ہمارے جو ڈالے والے ہیں نا وہ پکڑ کے لے جائیں گے اور وہ پوچھ لیں گے اچھے طریقے سے کہ بھئی یہ تم کیوں, کب, کیسے کرتے ہو, اور ان افسران کی ڈیٹیلز بھی آ جائیں گی. تو بہرحال ابھی تک یہ بازیگر جو ہے یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا, اور بازیگر آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے, اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو کسی ملک کی شہریت آفر کر کے اس طرح سے لوٹا ہو. تو جناب عالی یہ تھیں آج کی خبریں. باریہ جی آپ لوگوں کی آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور اپنے پسندیدہ سیلیبریٹی کے بارے میں اگر آپ سننا, جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اللہ نے کے بان.